अच्छा जी, अब जो हमें शुरू हो गया है, क्यूरीज तो आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं सारी की सारी। अब हमें पढ़ना है, एनवायरनमेंट सेटिंग भी हो गई है। अच्छा, ये भी उसने एग्जांपल दी हुई है, ये भी आप देखिएगा। उसने अपनी बनाई है, मैंने अपनी बनाई है। चैप्टर 8 के अंदर जो है मैनिपुलेटिंग डाटा, इसमें हम जो पढ़ेंगे, अभी तक हमने DRL पढ़ी है, डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज में, खाली सिलेक्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे मजीद और स्टेटमेंट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड मर्ज, DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या करती है, डेटाबेस में चेंज लाती है। क्या चेंज लाती हैं, इसमें हम क्या देखेंगे कि ईच DML स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करेंगे, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, नया एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अपडेट करेंगे, पुराना रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, रोज को मर्ज करेंगे और ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करेंगे। ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है, DML स्टेटमेंट एग्जीक्यूट व्हेन यू नई दो ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, रिमूव करते हैं। और ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन अगर आपने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं तो वो तीन ट्रांजैक्शन नहीं है, वो एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है ना। जैसे आप मिसाल के तौर पे अगर आप बैंक की ट्रांजेक्शन देखें, अगर आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो क्या होगा, एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक हो गया। तो जब एक अकाउंट से पैसे निकलेंगे, एक अपडेट होगी, टेबल अपडेट होगा, फिर दूसरे अकाउंट में भी टेबल अपडेट होगा। लेकिन बैंक इसको वन ट्रांजेक्शन बोलते हैं, लेकिन इसको स्टेबल के लिए अपडेट नहीं है। तो ठीक है, तो इसलिए a transaction consists of collections of DML statements that form a logical unit of work। जैसे मैंने आपको बैंक की एग्जांपल दिया, मतलब कि जो आप इकट्ठी स्टेटमेंट इकट्ठी कर रहे हो वो लॉजिकली जब एक साथ अगर इंसर्ट अपडेट हो रही है तो वो एक साथ ही वो रोल बैक भी हो जानी चाहिए। ठीक है। इसमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए क्या है, इंसर्ट इनटू में आप टेबल का नाम बताते हैं और कॉलम की लिस्ट बताना ऑप्शनल है। अगर नहीं बताएंगे तो फिर जो जिस तरह टेबल डिफाइन किया हुआ है, जो कॉलम का ऑर्डर है, उसी तरह वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी। और अगर आप उस टेबल के साथ कॉलम स्पेसिफिक कॉलम बता सकते हो तो फिर वो स्पेसिफिक की वैल्यू जाएगी, और जो कॉलम नहीं बताओगे उनमें क्या जाएगा, नल। तो ये देखेंगे, ये रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना है तो ये क्या रहा है, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, कॉलम की लिस्ट बता दी और उसी हिसाब से वैल्यू इंसर्ट करा, वन रो क्रिएटेड। और जो आपकी डेट और कैरेक्टर वैल्यू होती है उनको सिंगल कोट में लिखा जाता है, जो नंबर वैल्यू होती है उनको वैसे लिखते हैं वैल्यू। अच्छा, जो लिस्ट वैल्यू इन डिफॉल्ट, जो अगर आप ये नहीं देंगे तो वो जो कॉलम का ऑर्डर होता है उस हिसाब से आपको देनी पड़ेगी। ऑप्शनली आप लिस्ट भी बता सकते हैं। ठीक है, ये जो बात है, ठीक है। बेहतर होता है कि जिस टेबल में आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं C2+ के थ्रू, तो पहले इस टेबल को डिस्क्राइब कर लें। अच्छा, ये है इंसर्टिंग रो और विद नल वैल्यू, दो तरीके नल वैल्यू भेजने के। एक तो क्या है कि आप टेबल के नाम के साथ क्या बता दें, कॉलम लिस्ट बता दें, जो नहीं बताएंगे उनमें क्या चला जाएगा, नल। या अगर आप लिस्ट नहीं बताते तो फिर आपको बाय फोर्स सारे कॉलम में वैल्यू पूरी फुल करनी पड़ेगी, जिनमें वैल्यू नहीं भेजनी वहां पे आप नल लिखना पड़ेगा। ठीक है, करने की जरूरत है इसको। चलूँ आगे। अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल, आपको इतना तो पता है ना कि जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो आप जैसे ये इसमें वो क्या कर रहा है कि भाई ये इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, सारे कॉलम बता दिए, और मैंने बताया था कि जो न्यूमेरिक और डेट वैल्यू होती है इसको सिंगल कोट में, यहाँ पे उसने डेट कुछ लिखने की क्या लिख दिया, फंक्शन। मकसद से कहने का ये है कि आपने जो ऑरेकल के फंक्शंस पढ़े हैं वो भी आप अगर चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं, या आप ये भी करवा सकते हैं कि इनपुट जो मर्जी हो आप इसको इनिट कैप में करवा दें। जब भी इनपुट वो ऐसे ही देगा, या आप सपोज कि ये इनपुट इस तरह दे रहे हैं, आप उसको स्टोर अपर केस में करवा लें तो बाहर क्या लगा दें आपको,
तो जो फंक्शन आपको पढ़े हैं वो सारे फंक्शन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसे अपर कर देगा अगर हम नहीं देते अपर फंक्शन? नहीं, जैसे अगर आप नहीं देंगे तो जिस केस में डेटा लिखा है उसी केस में स्टोर करेगा। ठीक है, वो अगर आप फंक्शन बता देंगे तो जो बताएंगे वो जो फंक्शन बताएंगे वो आपसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन डेटा याद रखें केस सेंसिटिव होता है, जिस केस में लिखा जाता है उसी तरह ऑर्डर को स्टोर करता है। जैसे ये उसने अकाउंट अंडरस्कोर अकाउंट ये लिखा है अपर में तो अपर में ही स्टोर करेगा। बकाया उसको इंसर्ट करने के बाद वेरीफाई कर रहा है कि क्या वाकई वो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि वो 113 जो एम्प्लॉइज इंसर्ट है। एक और एग्जांपल नया एम्प्लॉय ऐड करने का, इंसर्टिंग का, इसमें आप डेट खुद से बता रहे हैं, लेकिन डेट क्या कर रहे हैं, डेट जो बता रहे हैं वो डेट, अच्छा ये जो आप लिख रहे हैं ये जो लिखी हुई वैल्यू ये कोई आप खुद तो नहीं लिखेंगे ना, ये तो आपके डेटा एंट्री फॉर्म बने होंगे। जब फॉर्म पे इनपुट करेंगे तो फॉर्म को पीछे सर्वर पे कुछ इंसर्ट चिन्ह बना के भेजेगा, ऐसे ही होगा ना। ये यहाँ पे अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम खुद रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब आप सपोज वहां पे कोई डेट एंटर कर रहे हैं फॉर्म पे और उसका फॉर्मेट कुछ साल लिखना है फ्रंट एंड पे फरवरी 3, 1999, तो अब पीछे इसको स्टोर करवाना है एज ए डेट, तो जब इसको इंसर्ट करने लगे तो आप क्या करवा दें इसको टू डेट, कि जो भी उसका जो नॉन ऑरिकल फॉर्मेट अगर है तो उसको क्या करें डेट में कन्वर्ट करके, क्योंकि जहां जाके स्टोर होना है वहां पे जो कॉलम की टाइप है वो डेट है, इसलिए उसको पहले स्टोर करवाने से पहले उसको कन्वर्जन करवा लें, टू डेट करवा लें। उसके बाद इंसर्ट करने के बाद उसको क्या कर रहे हैं वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है स्लाइड्स बता दीजिएगा जहां समझ ना आ रहा। अच्छा, ये एक क्या कर रहा है, ये भी चीजें आपको पता है, एक स्क्रिप्ट बना रहा है, क्या कर रहे हैं बजाय के वैल्यू अकेली मेरे खुद से देने के एम्परसेंड जो आपने पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल, आप उसका स्क्रिप्ट बना लें, डबल एम्परसेंड दोनों कॉन्सेप्ट है। अगर आपने प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज करने को भी बता दिया एक्सेप्ट की कमांड से, तो ये सब चीजें जो है ये सेल्फ है जो पढ़ी है उसी को आगे अगर एक्सटेंड है तो करने की जरूरत है इसको। वो एक्सेप्ट का बता देंगे आप, एक्सेप्ट की कमांड ही है जो मैंने लिखी थी वहाँ, ये मैंने लिखी एक्सेप्ट, मैंने यहाँ लिखा ईमेल जी नेम लिखा और यहाँ पे एंड दे दिया प्लीज, क्योंकि अगर नहीं देते तो उसका अपना प्रॉम्प्ट होता है, प्लीज एंटर एम्प्लॉय नेम, नहीं देते तो वो वेरिएबल ले लेते हैं। प्रॉम्प्ट लिखा मैंने यहाँ पे, ये वेरिएबल नेम देंगे प्रॉम्प्ट, ये एक्सेप्ट कमांड है, जी नेम का वेरिएबल नेम है इसके आगे एम्परसेंड वगैरह नहीं, ये वही बात होगी जो डिफाइन में तो वैल्यू फिक्स कर देते हैं, या डबल एम्परसेंड से उसका डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट आ जाता है। एक्सेप्ट से ये होता है कि आप वेरिएबल का नाम बता दें और अपनी मर्जी का प्रॉम्प्ट ले लें जो आपको रिक्वायर्ड। वो अब तो नल चला गया दोबारा, लेकिन अब बात ये है कि ये आपसे जितनी दफा एक्सेप्ट करवाएंगे उतनी दफा आपसे पूछेगा ये क्या कह रहे हैं, मेरे ख्याल गलती मुझे करना है, सामान ठीक है तो पूरा कॉपी नहीं कर रहा है, ठीक है मैंने यहाँ पे दे दिया स्कॉर। अब आप देखें यहाँ पे डिफाइन, अब ये वैसे वेरिएबल बन गया, तो जहाँ चाहे क्वेरी जाओ, वही तो वहां पे वही तो करवाया था वहां पे। नहीं बस ये भी बनाता वेरिएबल है लेकिन साथ उसका प्रॉम्प्ट कस्टमाइजर। एक और उसमें इजाफी फीचर ये है कि अगर आपने कोई हाइडिंग कीज करवानी है तो इसके साथ जो है ना, अगर आप
हाइट का कीवर्ड लिखेंगे। अब आप पासवर्ड क्या और अच्छा अच्छा, तो ठीक हो गया, आगे चलें जी। यहाँ पे आप एम्परसेंड सर्च स्टेटमेंट, उसके बाद ये क्या कर रहा है, कॉपी का रो, यानी कि कोई पहले टेबल बना हुआ है सेल्स स्टेप्स के नाम से, हम तो बना देते हैं क्रिएट टेबल, कोई हम एम टेस्ट के नाम से हमारा टेबल टेस्ट एम पे, और एस स्टैटिक फ्रॉम emp वेयर 1 इक्वल टू 2, तो कभी भी ट्रू नहीं होगा, ये रिकॉर्ड नहीं जाएंगे, टेबल बन जाएगा, टेबल का स्ट्रक्चर बन गया लेकिन उसमें रिकॉर्ड कोई नहीं किया, डिस्क्राइब है जी बन गया, डेटा नहीं होगा, मैंने दोनों भी लगाई ना, 1 इज इक्वल टू 2 कभी भी ट्रू नहीं होगा, तो वो रिकॉर्ड नहीं जाएंगे, तो एम अंडरस्कोर अगर हम नहीं कंडीशन देंगे तो वो उस हिसाब से चले जाएंगे रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं किया ना, सही, वो बिल्कुल सेम टेबल वो कॉपी कर देगा उसमें। हाँ, स्ट्रक्चर खाली बन गया, फिर ये टेबल एज नया टेबल बना दे, स्ट्रक्चर ईएनपी का पूरा कॉपी कर ले, अगर मैं वे ना देता तो डेटा भी साथ चला जाता। अच्छा, उसमें हमने क्यूरी कॉल करके ये शो किया कि इस टेबल को फिक्स कर, क्यूरी हमने क्यों कॉल की, सिलेक्ट किया हमारी, वो इसलिए करवाई कि मैं एग्जाम्पल करने के लिए, इंसर्ट इनटू करने के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी है, क्या एज देंगे टेबल का वो नेम दे देते, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हाँ, इसलिए इसी जरूरत पड़ी कि मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ बिल्कुल डुप्लीकेट ईएनपी जैसा, मतलब जब उसको क्यूरी परफॉर्म होगी उसका जो रिजल्ट आएगा वो उसी का नहीं नहीं नहीं, ये एक टेबल बनाया है, मैं जस्ट खाली यहाँ टेबल में क्यूरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैंने एक बनाया क्रिएट टेबल एज सिलेक्ट स्टैटिक फॉर्म, इसमें जो रिजल्ट होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, अगर तो मैं वेयर नहीं दूंगा तो क्या होगा, इसके साथ रिकॉर्ड भी होंगे, तो फिर वो रिकॉर्ड विद रिकॉर्ड भी टेबल बन जाएगा। अभी ये टेबल बना है लेकिन रिकॉर्ड के साथ नहीं बना, ये जो मैंने इसको यहाँ पे कह दिया कि वेयर 1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू कभी भी ट्रू नहीं होगा, तो ये ऑलवेज फॉल्स होगा, तो इसलिए ये होगा ये कि इस ईएमपी का पूरा स्ट्रक्चर एम्प अंडरस्कोर टेस्ट में तो आ जाएगा लेकिन रिकॉर्ड नहीं आएंगे, डिस्क्राइब किया तो वो आपके रिकॉर्ड नहीं आए। अब मैं अगर उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू, जिन कॉलम में डेटा जो है आपका emp अंडरस्कोर टेक्स्ट, और अब यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम emp, क्या करेगा, जो emp में रिकॉर्ड थे वो चले गए एम टेस्ट, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एम्प अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है। अगर मैं टेबल बनाता फिर ये टेबल emp टेस्ट 2 एज, अब मैंने इसको बाउंड नहीं किया, टेबल बन गया, रिकॉर्ड भी चले गए, क्या नाम रखा इसका, एम्प अंडरस्कोर टेस्ट 2, उसमें रिकॉर्ड भी आ गए, टेबल भी आपका डिस्क्राइब हो गया। यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि आप जब रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो कोई भी कोई टेबल आपने बना हुआ तो उसमें रिकॉर्ड डालने के लिए आप सिलेक्ट नीचे सिलेक्ट करें, लेकिन एक बात याद रखें, जो ऊपर अगर लिस्ट दे दी है तो नीचे भी जो साफ सिलेक्ट में कॉलम होनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्टैटिक था ना, ठीक है। जो ऊपर कॉलम्स हैं, जो ऊपर आपके टेबल में कॉलम लिस्ट देंगे वही सिलेक्ट में कॉलम होने चाहिए, इसमें आप वैल्यूज की क्लास का इस्तेमाल नहीं करते, इंसर्ट के लिए डायरेक्ट नीचे सिलेक्ट स्टेटमेंट लेते हैं, इसमें मैच द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द इंसर्ट टू दो सब क्यूरी, इसको बोलते हैं सब क्यूरी, यानी कि एक आपने क्यूरी लिखी है जिसमें इंसर्ट की स्टेटमेंट है, ये क्यूरी तो इसके कॉलम्स और ऊपर जो कॉलम मैचिंग कर रहे हैं लिस्ट में सेम होनी चाहिए। अब क्या कर रहा है, डेटा मॉडिफाई कर रहा है, पहले ये देखा आपने कि रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना, अपडेट में क्या कर रहा है,
एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मॉडिफाई करेगा। अपडेट का सिंटैक्स क्या होता है, अपडेट लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे और सेट, जितने कॉलम को सेट करना है और कॉलम में इक्वल टू उसकी वैल्यू, कॉमा अगला कॉलम इक्वल टू वैल्यू अगला कॉलम, यानी कि आप मल्टीपल कॉलम सेट कर सकते हैं। ठीक है, और वेयर क्या है, कंडीशन। और देखें वेयर जो है ऑप्शनल है क्योंकि ये रेक्टेंगल ब्रैकेट में जी। सेट कॉलम इज इक्वल टू वैल्यू। हाँ, तो एक जो कॉलम हमें चेंज करना है, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि मुझे किसी सैलरी चेंज करनी है। सपोज मुझे जो है जो ब्लेक है या वॉर्ड है, वॉर्ड की यहाँ पे, या एलन पकड़ लेते हैं। एलन का ये करते हैं कि इसको सेल्समैन से इसको क्लर्क कर देते हैं और इसकी सैलरी 2000 कर देते हैं। वो ऑन है क्या ब्रेक? हाँ ऑन होगा, क्लियर। क्या चीज ऑन है, क्लियर। तो कॉलम तो क्लियर हो गया। हाँ, उसका मैनेजर नहीं है ना, है ही नहीं ना उसका, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि अपडेट पीएमपी सेट जॉब क्या करनी है मुझे, सेल्समैन में क्या बनाना है, क्लर्क बनाना है और इसकी जो सैलरी है वो मुझे 2000 करनी है। अगर मैं ये नहीं करूँगा, वेयर नहीं दूंगा तो क्या होगा, सारा अपडेट। और अगर गलती से अगर आपने कुछ सेव कर दिया, सेव करना यहाँ कमिट होता है तो सबकी सैलरी, सब क्लर्क हो गए, सबकी सैलरी 2000। तो फॉरम क्या करें, इस काम को रोल बैक कर दें, वो ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर दें, पूरी ट्रांजेक्शन। अगर वो 3 रिकॉर्ड इंसर्ट भी हुए ना, या एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, एक डिलीट हुआ है, एक अपडेट हुआ है, जब रोल बैक करोगे तो पूरी तीनों स्टेटमेंट रोल बैक होंगे। ये पेपर का क्वेश्चन होगा, कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है कि अगर मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट, एक रिकॉर्ड डिलीट, एक रिकॉर्ड अपडेट, तो बताएं कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, 3 नहीं 1 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन उसमें होते हैं और कमिट एंटर करते हैं और वो हाँ वो हाँ नहीं, सेमी कॉलम दे के नहीं, जब हम कमिट करते हैं। देखें, आप क्या समझते हैं कि मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, मैंने सेमी कॉलम दिया तो ट्रांजेक्शन हो गई, नो। दूसरा रिकॉर्ड मैंने अपडेट किया, सेमी कॉलम लगाया, हो गई, नो। वो एक ट्रांजेक्शन चल तो रही है लेकिन सब पेंडिंग ट्रांजेक्शन। कंप्लीट कब होगी, जब मैं कहूंगा कमिट तो तीनों सेव हो जाएंगी इकट्ठी। अगर मैं कहूंगा रोल बैक तो तीनों इकट्ठी क्या हो जाएंगी, रोल बैक हो जाएंगी। ठीक है, तो ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं, कलेक्शंस ऑफ स्टेटमेंट जो लॉजिकली आपस में रिलेट कर रही हो। जैसे मैंने आपको एक बैंक एग्जांपल दी कि एक अकाउंट अपडेट होगा, दूसरा भी अकाउंट अपडेट होगा। तो जब अब ऐसा नहीं होगा कि अगर एक अकाउंट अपडेट होगा तो दूसरा ना हो, दोनों डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, दोनों डेबिट क्रेडिट होता है। तो जब तक दोनों वो स्टेटमेंट हिट नहीं होंगी, वो आपकी इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन है। तो कंप्लीट कब होगी, जब आप उसको कमिट या रोल बैक करोगे। अच्छा, अब मैंने उसको रोल बैक कर दिया, तो अब जाकर देखते हैं तो हमारे पास पुरानी वाली स्टेट रिकवर हो गई, डेटा ठीक हो गया। अब इसमें मैंने कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर आप अगर आप यहाँ पे आप वेयर दे देंगे तो फिर वही काम करेगा जो आप चाह रहे हैं। कैंप नंबर है 7499, तो पर्टिकुलर वही रिकॉर्ड आप अपडेट होगा। अगर आप जाके कंफर्म करें वेयर कैंप नंबर इज इक्वल टू 7499,
ठीक हो गया। तो वही उसकी एलन की जॉब भी चेंज हो गई, सेल्समैन से क्लर्क हो गया। और एक और मिस्टेक हो गई कि इसकी कमीशन तो फिर नहीं हो गई ना। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, रोल बैक। यहाँ पे अपना इसको कमीशन इज इक्वल टू नल। तीनों तीनों जो है वो मैंने वैल्यू सेट कर दी, जॉब, सेल एंड कमीशन। ठीक है, अब आप इस रिकॉर्ड को कमिट कर देते हैं तो ये रिकॉर्ड परमानेंट सेव हो जाए। अब ये जो एक दफा कमिट होगा फिर वो रोल बैक नहीं होगा, एक दफा हाँ होगी फिर ना नहीं होगी। ठीक है, तो ये उसने रिकॉर्ड जो एलन है उसका उसने कमीशन भी उसकी नल कर दी और सैलरी भी 2000 कर दी और जॉब भी सेल्समैन से क्लियर कर दी। तो ये अपडेट है। अब ये आपको अब समझ आ गई तो होगी। वही सिस्टम हुआ ना, जैसे मैं कोई रिकॉर्ड एक्सेस करता था हाँ? वीपी के थ्रू, तो हमें एक जो है ना डेटाबेस उसकी जो होती थी वीपी से बनाते थे डेटा सेट, वो फिल कर देते थे। उसमें हमने कुछ भी एडिट करना, सब कुछ हो गया तो हो गया, एंड में जब तक उसे हम सेव नहीं कराएंगे तो वो नहीं करता। हाँ बिल्कुल ऐसे। फिर वो ये होता है कि फिर वो आपने वो जो डेटा सेट बनाया था, जो मल्टी रिकॉर्ड चेंज तो वो मल्टीपल स्टेटमेंट अपडेट की बना और मल्टीपल स्टेटमेंट सर्वर को देता। उसका भी नहीं यही है, कभी इसको भी एंड में सेव ही करना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे सेव तो करेंगे ना। अभी तो यहाँ पर ये हो रहा है कि इससे एक एक रिकॉर्ड एक एक मतलब कि आप जो अपडेट की देंगे स्टेटमेंट वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। लेकिन जब मैंने कंडीशन नहीं दी थी तो सारे के सारे 15 रिकॉर्ड अपडेट हो गए थे। जितनी रोज सिलेक्ट होके आएंगी फिल्टर होके, हाँ वही, सब में वो चीजें हाँ सेट करके। ठीक है, ये तो समझ आ रही है, अपडेट सेट करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, अपडेट है रो, क्या कर रहा है सिंपल डिपार्टमेंट आईडी सेट कर रहा है किसका, 113। अगर आप वेरी देंगे तो क्या करेगा, सारा ही कर देगा। फिर जो कहना चाहिए 22 को 22 की 22 ही। चलो ठीक है, अगर आप वेयर क्लास फॉर्मेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अपडेट के अंदर भी सब क्यूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई क्या कर रहा है, एम्प्लाई जो है 114 की जॉब और सैलरी अपडेट करो। 114 एम्प्लाई की क्या सेट करें, जॉब आईडी और सैलरी। और जॉब आईडी हमारे पास कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जॉब आईडी उसकी हो जो 205 की जो जॉब आईडी है ना वो इसको मिल जाए, किसको 114 को मिल जाए। इसी तरह जो 205 की सैलरी है वो 114 को मिल जाए। यानी कि आप यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं दे रहे, बल्कि वो भी किसी एम्प्लाई के ऊपर ही बेस करके सब क्वेरी रिजॉल्व करके वो सेट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप अपने अपडेट के अंदर भी सब क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें +1 वगैरह भी कर सकते हैं अनाउंसमेंट वगैरह यहाँ पे या यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस वन क्या है, मतलब हम कहते हैं कि उसका जो है ऑलरेडी एम्प्लॉय आईडी उसमें 205 है, 6 का जो भी है, तो सिलेक्ट होके जो आएगा यहाँ पे तो उसमें 1 ऐड करके हो सकता है +1 यहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि ये तो जस्ट एक रिटर्न कर रहा है ना, जो आप यहाँ पे कॉलम देंगे नंबर देंगे करेंगे वो भी रिटर्न करेगा उस हिसाब से जो आप जो भी प्लस माइनस करना चाहते हैं करवाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अपडेटिंग अ रो बेस्ड ऑन अनदर टेबल, यानी किसी और टेबल। एक टेबल है कॉपी एम और एक टेबल है जहां से डेटा लेके आ रहा है वो क्या है, एम्प्लॉइज का। यानी कि ये कर रहा है कि सेट कर रहा है जिसका एम्प्लॉय आईडी क्या हो 100 हो, जिसका एम्प्लॉय आईडी क्या हो 100 हो उसका डिपार्टमेंट आईडी सेट हो जाए, जिसका एम्प्लॉय आईडी 200 हो उसकी जॉब आईडी वो सेट हो जाए। लेकिन यहाँ उसने वैल्यू दी तो क्या करेगा, जितने भी कॉपी में उसको एम पे है ना सब के रिकॉर्ड जैसे करते हैं।
अच्छा यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे एक ऐसा डिपार्टमेंट सेट कर रहा है जो कि आपके डिपार्टमेंट के टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जैसे मैं यहाँ पे यही अपडेट सेट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 90। मुझे पता है ये कोई डिपार्टमेंट नंबर नहीं है, इसका जिसका नंबर 30 है। ये कह रहा है भाई क्या कर रहे हो, वो वारंटी चेंज कर रहे हैं नहीं, वो ये कह रहा है जो आप 90 यहाँ पे दे रहे हो वो जो डिपार्टमेंट में पेरेंट की लगी उसके अंदर नहीं है, ये पॉलिसी वॉलेट हो रही है। आगे जाकर पढ़ेंगे फीस कैसे लगाते हैं, यही वो एक एरर है डिपार्टमेंट। अच्छा अब आगे क्या है, कॉन्सेप्ट शुरू हो गया रिकॉर्ड को रिमूव करना। रिमूव करने के लिए क्या है, सिंपल डिलीट फ्रॉम टेबल। यहाँ कहते हैं डिलीट फ्रॉम एम, वेयर नहीं देंगे तो क्या होगा, सारे रिकॉर्ड रिमूव। तो गलत हो गया तो क्या करते हैं, इसको रोल बैक। तो डिलीट फ्रॉम एम वेयर एम्प नंबर इज इक्वल टू कोई भी दे दें, यहाँ से देख के ऑथर दे देते हैं 1223। तो आप देखेंगे वो ऑथर जो है वेरीफाई करने के बाद वापस रीड हुआ है कि नहीं हुआ, एम्प नंबर इज इक्वल टू 1223। तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप इसको रोल बैक कर देंगे तो वो वापस आ जाएगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो वेयर, अच्छा इसमें फ्रॉम का कीवर्ड लगाना भी ऑप्शनल है। वेयर लगाएंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो सारा डिलीट कर देगा। डिलीटिंग रोज फ्रॉम अ टेबल, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू। अच्छा यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट नेम इसको रिमूव कर, यहाँ पे उसने वेयर नहीं दिया तो क्या हुआ, सारे डिलीट हो गए। अब डिलीट के अंदर भी सब क्वेरी का इस्तेमाल होगा भाई। उन एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट आईडी, उन वो एम्प्लॉय रिमूव करो जिनका डिपार्टमेंट आईडी लाइव क्या हो, पब्लिक हो, क्योंकि उस बंदे को डिपार्टमेंट आईडी से रिकॉर्ड रिमूव करवाना है, ना कि नेम से। वो नेम यहाँ से पहले पब्लिक आईडी पकड़ेगा और वो इसका जो भी यूनिक आईडी आएगा वो डिपार्टमेंट को रिमूव करेगा, यानी कि उस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो रिमूव करते हैं। यानी कि यहाँ पे भी सब क्वेरी का इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लीड फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। अब आपको पता है कि 20 के सारे एम्प्लॉयज वहां पे एज ए रेफरेंस हो, तो कह रहा है भाई चाइल्ड रिकॉर्ड नॉट फाउंड, सॉरी चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड, कि जिसका आप मास्टर से ये रिकॉर्ड में जा रहे हैं इसके वहां पे चाइल्ड पड़ेगा, तो पहले जाकर चाइल्ड रिमूव करो ये इनके टेबल से, फिर मास्टर रिमूव करो। अच्छा इंटरेस्टिंग, आपको पता है कि आप इंसर्ट इनटू में क्या देते हैं, आपको टेबल देते हैं, टेबल देते हैं सही, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहे हैं आप, एक क्यूरी। क्या क्यूरी, जिसका डिपार्टमेंट 50 हो। अब ये सब क्यूरी जो हम लिख रहे हैं टेबल की नाम की जाए क्या लिख रहे हैं, एक क्यूरी लिख रहे हैं। ये क्यूरी जो है यहाँ पे मल्टी रिकॉर्ड भी हो सकता है, सिंगल रिकॉर्ड भी हो। यहाँ पे ये रिकॉर्ड चाहे कोई भी ना हो या मल्टी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर देखना चाह रहा है और फिर वो रिकॉर्ड इंसर्ट कर, यानी कि कहना ये चाहता है कि यहाँ पे आप टेबल का नेम ना भी हो तो आपका हो जाएगा, एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा आपको। इंसर्ट इनटू, यहाँ पे आप इनटू के आगे लिखते हैं आप टेबल, तो टेबल नहीं अंदर क्यूरी टाइप कर रहे हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट 1 कर दें तो उसमें सिर्फ टेबल में सिर्फ उसका वो शो करेगा, डिपार्टमेंट 10 डिपार्टमेंट नंबर। अब यहाँ पे वैल्यूज वो भी नहीं है एम्प्लॉय, मैंने ये एम्प्लॉय दिया,
ठीक है, मर दिया, और क्या है, जॉब दिया, सैलरी दी, डिपार्टमेंट यहाँ इसमें 30 दे देते, डिपार्टमेंट हो गया। अब ये जस्ट जो लिखी ना क्यूरी, ये क्यूरी अभी फिल वर्क कुछ कर नहीं रही, बस वैसे ही टेबल में जाए क्यूरी यहाँ पे टाइप कर दी। इससे बस ये हुआ है कि जो ऊपर आपने कॉलम दिए ना, उसी हिसाब से आपने यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड गया किधर है, जो क्यूरी हो रहा है। तो वहां जाकर देखेंगे तो ये क्यूरी वहां पे रिकॉर्ड आपको नजर आ गया। ये अच्छा, अब होना ये चाहिए कि मुझे ये रोके, बाउंड करे कि भाई अगर आपने यहाँ पे जो आपने यहाँ पे सेट बनाया है डिपार्टमेंट 20, तो 20 का ही यहाँ पे एंटर होना चाहिए। उसके लिए फिर आपको यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्लॉज ऐड करनी पड़ेगी विद चेक ऑप्शन। विद चेक ऑप्शन। अब क्या कह रहा है भाई, यहाँ 30 है तो यहाँ कैसे व्यू विद चेक वेयर क्लॉज वायलेशन 9 to 15 इस टेबल को रख सकते हैं। यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे आप अगर आपने क्यूरी 20 की है तो उसी के जो जिस तरह क्यूरी इफेक्ट जो आपको रिफ्लेक्ट कर रही है उसी तरह का रिकॉर्ड एंटर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ 20, तो देखते हैं रिकॉर्ड एंटर होता है। यहाँ पे ये रिकॉर्ड एंटर हो गया। मकसद है कि ये बाउंड कर रही है कि आपने अगर क्योंकि अगर पहले जब आप खाली टेबल लिखते थे तो क्या होता था कि वो जो चाहे आप कंडीशन का रिकॉर्ड एंटर कर दें, इस पे आप एक चेक लगा दिया ना कि जो क्यूरी रिफ्लेक्ट कर रही है रिकॉर्ड उसी टाइप का जो भी इसमें वेयर आएंगी, 2 हो 3 हो, उसी हिसाब से डेटा भी यहाँ पे एंटर होना चाहिए। ये मतलब ये एक टेबल में से एक सब टेबल से लेके आएगा अपडेट करने के लिए, ऐसा है? नहीं, सब टेबल तो यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल ये बन रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो है डेटा, यहाँ पे मकसद हमारे लिए है कि इनटू के बाद इनका लिखते हैं टेबल कह सकते हैं। यहाँ मैंने क्या टाइप कर दी क्यूरी। अब असल जो चीज है इसमें क्या है, कॉलम है, उसी कॉलम खाली यहाँ पे क्या पुट हो गई वैल्यू। अब अगर आप बिग चेक ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर आपके जो क्यूरी में रिकॉर्ड होते हैं वो भी चेक करता है कि क्या वो उसी रिकॉर्ड टाइप जो रिकॉर्ड के अंदर बन रहे हैं या उसी टाइप का रिकॉर्ड एंटर हो रहा है 20 का। अगर यहाँ 20 तो 20 एंटर हो रहा है इस चीज का, कि आप उसको मजीद चेक करवाना चाहते हैं कि अगर जो यहाँ पे कंडीशन लिखी गई हो, यहाँ पे जो भी अगर आप कहें कि वेयर डिपार्टमेंट नंबर 20 एंड जॉब इज इक्वल टू एनालिस्ट एंड सैलरी, तो जब तक वो आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो उसको वेयर तुम चेक करता रहेगा। वैल्यू क्लास, ये वैल्यूज क्लास ज्यादा भी हो सकते हैं इससे। एंड आप लगाओ ना वेयर डिपार्टमेंट नंबर एंड जॉब इज इक्वल टू एंड सैलरी, फिर वो आपकी जॉब भी चेक करेगा, आपका डिपार्टमेंट भी चेक करेगा, सैलरी भी चेक करेगा। वैल्यूज क्लास में भी कह रहे हैं एंड वैल्यू नहीं वैल्यूज एंड वैल्यूज नहीं, मतलब मल्टीपल वैल्यू एंटर करना चाह रहे हैं नहीं, एक वक्त में सेंटेक्स से एक ही निकाल सकते हैं। हाँ, एक सेंटेक्स था जिसमें आपने क्या किया था, इंसर्ट इनटू टेबल और नीचे सब फील्ड टाइप कर दी सिलेक्ट, उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड एंटर हो सकते हैं। जैसे ये वो एग्जांपल जो मैंने की, तो साथ में क्या लगा लिया कि आपने विद चेक ऑप्शन, कि जो आपने कंडीशन यहाँ पे दी है जब रिकॉर्ड एंटर हो तो इसी कंडीशन के मतलब एक चेक हो गया ना कि जो रिकॉर्ड आपने एंटर करना है वो ये नहीं कि मुंह उठा के कोई भी रिकॉर्ड एंटर कर दें। इस सेंटेक्स से ये फायदा हो गया है कि जो आप यहाँ पे कंडीशंस देंगे, कंडीशन किस तरह ये डिपार्टमेंट आईडी की 50, अच्छा तो वो हर बार चेक करेगा डिपार्टमेंट आईडी 50 का रिकॉर्ड एंटर होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, तो जॉब मैनेजर यहाँ एंटर होनी चाहिए,
यानी कि वो जब आप एंटर करेंगे तो उसकी वेयर को चेक करता रहेगा क्या उसी के बाद डाटा एंटर हो रहा है कि नहीं। ये चीज है इसका पता, ये चेक ऑप्शन। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट फीचर, इसमें ये कहता है कि अगर आपने सपोज एक टेबल बनाया, क्रिएट टेबल टेस्ट2 के नाम से, और इसमें आपने कॉलम ले लिया, अगर इसे पड़ेगा टेबल बनाना, एक आईडी का ले लिया, नंबर डाटा टाइप का, एक ले लिया आपने हाई डेट, और इसमें आपने डेट सेट कर दिया, उसका डिफॉल्ट सेट कर दिया कि इसमें जब मैं डेट एंटर नहीं करूँगा तो बाय डिफॉल्ट क्या जाएगा, डिफॉल्ट क्या जाएगा 6 डेट। टेस्ट2, ठीक है। अब आप इसमें लगार एंटर करें, इंसर्ट टेस्ट2, और इसमें कॉलम बता दें कौन कौन से, एक आईडी है, एक क्या है, हाई डेट। तो अगर आप नहीं बताएंगे, सपोज मैं नहीं बताता इसके, तो बाय डिफॉल्ट क्या चल जाएगा उसमें, मैंने वैल्यू 1 दे दी, तो अब जाकर देखूंगा क्या देता हूँ, टेस्ट2 एंटर हो गया रिकॉर्ड। इसका डिफॉल्ट में से तो हम 8 नंबर भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे क्यूरी देनी पड़ेगी नहीं, और सब क्यूरी देके वो सबसे जो है ना उसका रिकॉर्ड चेक करेगा। इंसर्ट नहीं उसका काउंट करेगा कि टोटल वो तो प्लस वो तो प्रोग्रामिंग के थ्रू पॉसिबल है। अभी हम बात करें क्यूरी थी, नहीं, अब ऑटो नंबर कैसे दे सकते हैं, हम जैसे हमने किया टीच में डिफॉल्ट दिए, हाँ, तो वहाँ पे डिफॉल्ट क्या दूंगा, डिफॉल्ट एक सब क्यूरी दे दो। डिफॉल्ट के अंदर कह रहे हैं सब क्यूरी ले लें, हाँ मुश्किल है, वैल्यू रिटर्न करनी है, वैल्यू रिटर्न करनी है, मुश्किल है। सब क्यूरी की तो वैल्यू मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई सब क्यूरी आपको लगाने चाहिए, उल्टा किस तरह चले जाते तो मैं कुछ करूँगा। तो ठीक है, उल्टे काम जाके करिएगा जाके, ठीक हो गया। अच्छा, सिलेक्ट स्टाइलिंग और मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने कभी HF की नहीं है, ना जरूरत पड़ी है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए PL सीक्वल है, इतनी क्या मुसीबत पड़ी हुई है इसके अंदर, आप सब कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब प्रोग्रामिंग, SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, SQL जो है क्यूरी लैंग्वेज है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं सच कहना चाह रहा था कि डिफॉल्ट का कीवर्ड इंसर्ट, अच्छा एक तो ये हो गया मैंने यहाँ पे वो नहीं बताया तो डिफॉल्ट ले गया सिस्टम। अगर एक सेंटेंस होता है कि मैं मजबूर हूँ कि जब इंसर्ट लिखूँ और मैं अपने उसके अंदर कॉलम की लिस्ट भी बताना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दूंगा आईडी और फिर मैं क्या दूंगा हाई डेट, जब आप वैल्यू एंटर करेंगे यहाँ पे नंबर 2 दे दी, यहाँ पे क्या देंगे, जो डेट दे देंगे वो डेट आपकी चली जाएगी, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ डिफॉल्ट जाए, हमें नहीं पता डिफॉल्ट क्या सेट है, कुछ नहीं देंगे तो यहाँ पे नल चला जाएगा, बाय फोर्स हो जाएगा ना कि वो तो उस सब डिफॉल्ट काम आता है जब आप कोई वैल्यू एंटर ही ना करें। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जा रहा है ना, तो ऑरेकल ने आपको दिया है सिंटैक्स डिफॉल्ट ले लें यहाँ पर। अच्छा, इनकेस डिफॉल्ट वहाँ नहीं है फिर तो फिर नल कर देगा फिर, हाँ नल कर देगा वो, डायरेक्ट उल्टे कामों में चले जाते हो। अच्छी बात है, ये है, ये बेसिकली कहता है कि ये भी ये SQL 99 स्टैंडर्ड है ये कंप्लाइंट, कि आप अपने चाहे इंसर्ट हो अपडेट हो उसमें डिफॉल्ट कीवर्ड एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट फीचर, लेकिन अब यहाँ मजबूर थे कि हमने डिफॉल्ट भी लेना है और हमें ये भी पता डिफॉल्ट क्या है, तो इसको पता है कि डिफॉल्ट क्या सेट हुआ है, वो खुद ही सेट करते हैं। जैसे ये ठीक हो गया, इसी तरह डिफॉल्ट का इस्तेमाल वो चाहे इंसर्ट हो चाहे वो अपडेट की, जहां आपकी नीड है आप यूज कर सकते हैं। आगे ये कमांड आपने नया इंटरेस्टिंग कमांड होगी मर्ज, ये कमांड भी होती है डेटा वेयर हाउस, जहाँ पे हाँ डेटा वेयर हाउस,
जहाँ पे ये होता है कि एक ऐसा डेटाबेस जो आप दो तरह की आप डेटाबेस होती है, एक होती है OLTP टाइप डेटाबेस, ऑनलाइन ट्रांसफर डेटाबेस, जिसमें आप मिनी ट्रांजेक्शन होते हैं, लाइक अगर आपका सेल फोन है तो आप अपना बैलेंस चेक कर लेते हैं, एसएमएस चेक कर लेते हैं, सिंगल सिंगल एंट्री, या अगर आप एटीएम मशीन से पैसे निकलवाते हैं तो कार्ड डाला, बैलेंस निकल आया, पैसे निकल आए, या फिर बैलेंस चेक कर लिया, सिंगल सिंगल। तो ऐसा एनवायरमेंट क्या कहलाता है? OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस, जिसमें मिनी मिनी ट्रांजेक्शन होती हैं, सिंगल रिकॉर्ड क्वेरी होती है। एक होता है OLTP इन्वायरमेंट, जिसमें ऐसा इन्वायरमेंट डेटाबेस वेयर हाउस इन्वायरमेंट, जहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आता है और एक डेटाबेस, जैसे होता है स्टोर एक होता है, मतलब कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर होता है जो कि जहाँ डेटा आता है और डिफरेंट जगहों पे स्प्रेड कर देता है। इसी तरह डेटा वेयर हाउस होता है, डेटा जहाँ डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट डेटा बेसिस से डेटा आता है और उसकी डीबी एक ही होती है, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आता है और डेली आता है डेटा। तो अब जो डेटा डेली आता है दूसरी डेटाबेस से, तो हम वो डेटा लेके आएंगे जो डेटा चेंज हुआ हो या नया हो। जो जब आपने डेटा एक दफा वेयर हाउस में डाल देते हैं तो अगले दिन अगर वो चेंज होता है या कोई नया आता है तो फिर वो उस हिसाब से नया रिकॉर्ड होना चाहिए या चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए ऑरेकल आपको देता है मर्ज की। मैं यहाँ पे इस एग्जांपल को करने को ऐसे दूंगा, क्रिएट टेबल, यहाँ हम कहते हैं M2 के नाम से टेबल बना एज डायरेक्ट फ्रॉम M, ठीक है। अभी आप एक ये टेबल हो गया सेम और एक ये टेबल हो गया, कोई फर्क तो नहीं अब तक, सेम है ना। अच्छा, अब अज्यूम कर लें कि ये वाला जो टेबल है ये आपकी डेटा वेयर हाउस डीबी में पड़ा हुआ। अब आपने एक दफा वेयर हाउस बना लिया, जो डाटा, ये आपका OLTP इन्वायरमेंट है जहां पे यूजर डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं इस टेबल पे, और ये वो है टेबल जो वेयर हाउस है जहां पे डिफरेंट कंपनी है और डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं, तो उसका डाटा यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। एक ये आपका OLTP इन्वायरमेंट EMP ये वाला, और ये M2 ये वाला आपका DW यानी कि डेटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट है। अच्छा, अब जब आपने डेटा अब तक डेटा दोनों में क्या सेम है ना। अब क्या हो गया, कल को अगर इसमें डेटा चेंज आता है, इसके अंदर कोई नया रिकॉर्ड एंटर होता है इसके अंदर, या कोई नया किसी का अपडेट होता है, तो यहाँ तो उसका रिफ्लेक्ट नहीं आएगा ना वेयर हाउस में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मर्ज करवाएं। जब मर्ज करेगा तो मर्ज किस बेस पे होगा, दोनों की डिफरेंशिएट इससे हो रहा है एम नंबर से, यूनिकनेस। हम दोनों को इसके साथ ज्वाइन करवाएंगे, और अगर तो दोनों ये ज्वाइन मैच कर जाए तो फिर वो क्या करेगा, इस टेबल को अपडेट करेगा। और अगर ये दोनों नंबर मैच ना करें, इसका मतलब यहाँ पर नया एम्प्लॉय आ गया है, तो यहाँ तो नहीं होगा ना वो। जब आपने यहाँ कोई नया एम्प्लॉय हायर करो तो यहाँ पर नया एम्प्लॉय एंटर हो गया ना, लेकिन यहाँ तो एंटर नहीं होगा ना। तो फिर वो जब उसको मर्ज करेंगे तो वो क्या करेगा, जब वो मैच नहीं होगा तो ये जो रिकॉर्ड है तो वो इधर भी इंसर्ट कर। तो मर्ज की स्टेटमेंट दो काम कर रही है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि वो उसकी कॉपी डेटा वेयर हाउस को रिप्लेस कर देता है। हाँ, लेकिन वो सिर्फ वही, हाँ, जो नया रिकॉर्ड आया या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मॉडिफाई हो गया, यानी कि रेप्लिकेट करता है ना, कि जो इफेक्ट यहाँ OLTP इन्वायरमेंट में वही आपका इफेक्ट जो है DW में है। ठीक हो गया। तो उसके लिए ऑरेकल आपको देता है मर्ज की स्टेटमेंट। मर्ज की स्टेटमेंट दो काम करती है, अपडेट भी करती है, इंसर्ट भी करती है। अपडेट तब करेगी जब दोनों जब मर्ज होते हैं, अगर मैच हो जाए तो अपडेट करेगी, और अगर मैच नहीं होते तो इंसर्ट हो जाएंगे। इससे इसको यूज करने से क्या होता है, प्रोवाइड एबिलिटी टू कंडीशनली अपडेट या इंसर्ट डाटा। कंडीशनली अपडेट होगा ना, कि अगर रिकॉर्ड मैच कर जाए तो अपडेट कर दे, अगर रिकॉर्ड मैच ना करे तो इंसर्ट कर दे। परफॉर्म एन अपडेट इफ रो एग्जिस्ट एंड इंसर्ट इफ नो। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको अलग कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती। अवॉइड सेपरेट अपडेटिंग स्टेटमेंट, इससे परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है इससे, और इज यूजफुल इन डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस का एक अलग कोर्स होता है, ऐसे डिजाइन करते हैं। मैं पढ़ा कई बार ना, उसमें समझ नहीं है क्या चीज है। तो अभी समझ आया? हाँ, थोड़ा आइडिया हुआ। मतलब कि यहाँ पे डेटाबेस का ना एक आपने मतलब कि एक आपने एक स्टोर बनाया हुआ जहाँ डिफरेंट डेटा डिफरेंट से सोर्सेज से लाके वहाँ डाटा भेज रहा है।
और मैनेजर लेवल रिपोर्टिंग जो की पर्सन जो लोग होते हैं वो उस वेयर हाउस से रिपोर्टिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि मतलब डेटा वेयर वहां पे बनता है जहां पे आपका डेटा बहुत ज्यादा हो, 5 साल का डेटा, 10 साल का डेटा, और उस डेटे के ऊपर कोई रॉ डेटा है तो उसको कुछ एनालिसिस करना है कि अभी ये पिछला डेटा मेरा 5 साल का ये है, करंट डेटा ये है, फ्यूचर में क्या होना चाहिए मेरा। ठीक है, तो वो डिफरेंस। अच्छा, तो वहां पे ये मर्ज स्टेटमेंट सिंटैक्स यू कैन कंडीशनली इंसर्ट अपडेट, ये वो सिंटैक्स है। मर्ज लिखेंगे, इनटू लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, हम इसी के मुताबिक फॉलो करते हैं। मर्ज इनटू, जिसमें मर्ज करना है उसका नाम क्या है, emp2, इसका एलियस दे दें, ये हमारा कॉपी टेबल है सी। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूजिंग, यूजिंग किसको यूज करना है, emp, इसको एलियस दे दिया ई। टेबल हो सकता है, आगे आप व्यू पढ़ेंगे, कोई यहाँ पे सब क्यूरी भी टाइप कर सकते हैं टेबल की बजाय, एलियस तो देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, एस ई या ऊपर ऐसे एस ई। ठीक हो गया, उसके बाद आप देंगे ऑन जॉइन कंडीशन, दोनों में क्या चीज है, एम्प नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, सी डॉट एम्प नंबर इज इक्वल टू ई डॉट एम्प नंबर, ये हो गई जॉइन। अब आपने करना है कि व्हेन मैच, देन क्या करें, देन अपडेट सेट। अब अपडेट सेट आपने या तो सारे कॉलम लिख लें या स्पेसिफिक जो आपको पता है कॉलम चेंज होते हैं। अब आपको कॉमन सेंस यही है कि कॉलम चेंज कौन कौन से होते हैं, ज्यादा क्या चेंज होगा, एमजीआर, किसी का बॉस चेंज हो जाएगा, ठीक है, सैलरी चेंज हो जाएगी, कमीशन चेंज हो जाएगी, डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, नेम आईडी तो चेंज नहीं होगी, वो थोड़ी देगी या आईडी थोड़ी देगी। तो अगर आप चाहते हैं सारे कॉलम ही सेट कर सकते हैं। अब आपको कॉलम सेट कराने हैं सारे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉलम, अब जहां जो रखने हैं, कहाँ रखवाने हैं हमें, सी में कि ई में, हमें हमें रखवाने सी में। सी में, तो क्या करूंगा, सी डॉट ई नेम, यहाँ पे प्राइमरी जिसके थ्रू ज्वाइन हो रहा है वो कॉलम यहाँ पे लेना, सी डॉट एम नंबर नहीं लेना, क्योंकि उसके थ्रू ज्वाइन हो रहा है ना, क्योंकि एम नंबर चेंज नहीं हो सकता ना, वो फिर आप सी डॉट ई नेम इज इक्वल टू ई डॉट ई नेम, कॉमा एम्प नंबर चेंज तो हो सकता है उस उन रोज में जो एम्प्लॉय नंबर एक नहीं है, वो तो नया इंसर्ट होगा ना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय नंबर जो ओल्ड लग गया एम्प्लॉय, अभी मैं अपडेट पे, जब व्हेन मैच, जब दोनों मैच कर दें तो अपडेट होने ना। ठीक है, तो यहाँ पे कहता हूँ सी डॉट, ये आ गया जॉब इज इक्वल टू ई डॉट जॉब, सी डॉट एम जी आर इज इक्वल टू ई डॉट एम जी आर, सी डॉट आई डेट इज इक्वल टू ई डॉट आई डेट। स्पेसिफाई करना पड़ेगा जी, अगर जो नहीं करेंगे वो नहीं होगा। अब आपको पता है, मैं रेप्लिका ही पूरा हो जाए तो सारे कॉलम ही ले लेते हैं। तो यहाँ कहता हूँ सी डॉट सेल इज इक्वल टू ई डॉट सेल, उसके बाद सी डॉट क्या है, कमीशन इज इक्वल टू ई डॉट कमीशन, सी डॉट डिपार्टमेंट नंबर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ये सेट हो गए। अब आता है कि व्हेन नॉट मैच्ड, इंसर्ट करें, ठीक है, मैच ना करें, व्हेन नॉट मैच, तो देन इंसर्ट वून कॉलम की लिस्ट। अब इंसर्ट कहाँ करवाने, ई में कि सी में, सी में, तो क्या लिखूंगा, सी डॉट एम्प नंबर, सी डॉट ई नेम, सी डॉट जॉब, सी डॉट एम जी आर, सी डॉट हाई डेट, सी डॉट सेल, सी डॉट कमीशन, सी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है जी, ये क्लोज। अब वैल्यू कहां से लेनी है, उन्हीं की, ई डॉट एम्प नंबर, ई डॉट ई नेम, ई डॉट जॉब, ई डॉट एम जी आर, ई डॉट आई डे, ई डॉट सेल, ई डॉट कमीशन, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर।
उसके बाद यहाँ पे भी एस लगाना है। ये तो ऑप्शनल होता है। एस मतलब यहाँ पे ये लगाने के हालांकि यहाँ पे सेंटर में क्या है ये नहीं, लेकिन अभी तो दोनों में रिकॉर्ड सेम ही थे, तो अपडेट कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं। हाँ एक प्रैक्टिकल कर ये लेते हो हैं, सकता है हम ट्रंकेट कर देते हैं EMP2 को, तो फिर उसके बाद ये वेब को ऑन कर देते हैं। ट्रंकेट ये आपका क्या है, काउंटेड नहीं करते, हम कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू ई में ड्रॉप सेल पार्टी नंबर वैल्यूज, और यहाँ पे आप क्या कहेंगे फिर डिपार्टमेंट क्या सैलरी की वैल्यू सैलरी की वैल्यू कहाँ पे तुम्हारे डिपार्टमेंट सैलरी डाल देते हैं, ठीक होंगे। तो ये एक तो ये चेंज हो गई, दूसरा मिलर की सैलरी जो है ये 1500 करेगी 1300। अब पे की सेट सैल इज इक्वल टू 1500, ये इज इक्वल टू क्या है, इसका फैक्ट जो है आपका EMP में तो आ गया, आपका इंसर्ट भी हो गया और मिलर की सैलरी 1500 हो गई। अब जो हमारा दूसरा टेबल है इसका नाम EMP2 था, उसमें क्या है, मिलर की सैलरी स्टिल 1300 है और कार्ड 15 है, वहाँ 100 मत, ठीक है। अब आप वो जो मैंने केस किया था मत हो गए डायरेक्ट, ठीक है वो कार्ड आ रहे हैं और वो 1500 हो गया, ये है ठीक हो गया, ये है मर्ज का। तो समझ आ गया और उसका क्या बेनिफिट है।